तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आगाज हो चुका है। ट्रोबा टेस्ट जिसके दूसरे दिन खेल का अख्ताम हो चुका। पहली इनिंग्स में वेस्ट इंडीज ने 311 रन बनाए और उसके जवाब में इस वक्त पाकिस्तानी टीम 199 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो शान मसूद अभी तक क्रीज पर मौजूद हैं और सलमान अली आगा उनके साथ हैं। इससे कबल अजान अवैस अनलकी रहे, जिस तरह से उन्होंने देखा कि पहली गेंद पर आउट हो गए, सिफर बनाकर आउट हुए। इमाम उल हक ने 63 रन की एक शानदार इनिंग्स खेली। कप्तान बाबर आजम फिर एक दफा बड़ी इनिंग खेलने में नाकाम हो गए, यानी कि बाबर आजम 23 रन बनाकर 38 गेंदों पर 23 रन बनाकर कॉट बिहाइंड हो गए और सीरीज ने उनको आउट किया। अब शान मसूद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हैं, 88 रन की इनिंग्स उन्होंने खेली है और सलमान अली आगा क्योंकि डे एंड पे आउट हुए थे तो वो इस वक्त 9 गेंदें खेलकर उन्होंने बगैर कोई रन बनाई इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। अब कप्तान है, कप्तान पर बात होना बड़े ज्यादा जरूरी है। बाबर आजम 33 इनिंग्स मुकम्मल हो चुके हैं, अभी तक इन 33 इनिंग्स में एक भी बड़ी इनिंग्स खेलने में वो कामयाब नहीं हुए। बाबर आजम टेस्ट टीम के कप्तान बन गए, 33 दिन मुकम्मल कर ली। 21वां टेस्ट मैच है और ओवरऑल 63वां टेस्ट मैच। अभी तक उनकी इन 21 टेस्ट मैचेस में सेंचुरी स्कोर सामने नहीं आया। बाबर आजम की आखिरी टेस्ट सेंचुरी कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ थी। ये कुछ सूरत हाल। इसके अलावा और एक दो खबरें शायद अफरीदी से लेके अभिषेक शर्मा से लेके ये इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर साहब। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान भाई, 2 दिन कंप्लीट हो गए इस पहले टेस्ट में, इसको किस तरह से सम अप करेंगे हम 2 दिन में? बॉलर्स की परफॉर्मेंस आप समझते हैं 311 वैसे अच्छे खासे रन्स हमने लीक कर दिए हैं? देखिए, फिर भी अगर आप कंपैरिजन में देखें तो जिस तरह पहले दिन के खेल के इख्तिताम पे 194 समथिंग था उनका टोटल, और हमारे बॉलर ने अच्छा कमबैक किया कि उन्होंने कर्टेल किया इनको 311 तक, तो उस लिहाज से बॉलर की अच्छी परफॉर्मेंस है। बट पॉइंट थोड़ा सा इसमें डिफरेंट ये है कि हमने इसी तरह की एक तरह का हमारा बॉलिंग लाइनअप है। अगर इसमें आप देखें तो कोई एक्स फैक्टर की जो बात की गई थी, जब आपने उबैद शाह को रखा तो आपने कहा जी कि वो 140 प्लस करता है, तो सारे एक तरह के होने की निस्बत कोई आपको डिफरेंट वैरायटी रखनी चाहिए थी, जिसका जिक्र कमेंटेटर ने भी ड्यूरिंग मैच काफी इस बात को किया कि जो बॉलिंग लाइनअप है वो एक तरह का है और सबका पेस अगर आप देखते हैं तो मैक्सिमम 130 तक है। मोहम्मद अली ने कुछ बॉल आपको लगता है कि 130 से प्लस की है, बाकी अगर आप देखेंगे तो सब आपको उसी के सराउंडिंग के करीब नजर आएगा। तो ये बॉलिंग लाइनअप को देखते हुए लगता है कि पाकिस्तान को अब कोशिश किसी तरह करनी चाहिए कि हम ना उसमें से लीड ले सके, कम से कम 100 या 150 की ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि आप नोइंग दैट कि आपने 4th इनिंग्स खेलनी है और आपकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो थ्रू कर जाए। आते साथ ही अगर वो लगता है आपको कि वो वेस्ट इंडीज के बैटिंग लाइनअप को डिस्ट्रॉय कर सकती है तो ये शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा। और प्लस दिस हैविंग सेड दैट कि आपने 4th इनिंग्स खेलनी है तो वो भी एक चैलेंज होगा हमारे बैटर्स के लिए। बट अभी बड़ी शानदार पोजीशन में शान मसूद लेके आए हैं, वो खुद अच्छा खेल रहे हैं। बाबर अनफॉर्चुनेटली लास्ट में क्लोजिंग डे टाइम के ऊपर आउट हो गए, बट मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान चाह रहा होगा किसी तरह 400-450 से प्लस जाए ताकि एक रीजनेबल लीड के साथ वो फिर सेकंड इनिंग्स के अंदर उनको जल्दी आउट करने की कोशिश करे। बट एक चीज थोड़ी सी पॉजिटिव ये दिखी कि बाबर आजम ने कप्तानी की, इवन जब विकेट नहीं भी मिल रहे थे तो बॉलर इम्पेशंस नहीं हुए, उन्होंने एक ही लाइन पे रखी। सिर्फ आमिर जमाल थोड़ा सा आपको वेवर नजर आए। ये भी एक टाइम होता है कि आप एक लंबे स्पैन के बाद जब आते हैं, और ओब्वियसली उनके 2 साल के बाद उन्होंने टीम में कमबैक किया, तो आप एट टाइम थोड़ा रस्टी होते हैं। बाकी है कि बाकी बॉलर्स ने आपने देखा कि काफी रीजनेबल बॉलिंग की उन्होंने, अच्छी आपको दिखी। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन है अगर इधर से वो किसी तरह कामयाब होते हैं कि वेस्ट इंडीज पे लीड ले सके, तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए काफी बेहतर होगा ये। बिल्कुल। अली तनोली साहब ने ज्वाइन किया। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अली भाई, पहले 2 दिन को आप किस तरह से समअप करेंगे? 311 रन, मुझे ऐसा लगता है कि हमने ज़्यादा लीक कर दिए। ऑल दो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हमारे बॉलर के एंड पर। पहला दिन अच्छा खासा मार पड़ने के बाद दूसरा दिन कंट्रोल किया और उनको 311 तक रिस्ट्रिक्ट किया। सिलेक्शन पे आप सेटिस्फाई हैं? उबैद शाह का ना होना, तीनों एक ही पेस के बॉलर्स को लेके जाना? देखिए, एक तो हमेशा से हम ये बात भी करते हैं कि पिच रीड करने में हमेशा से हमें मसाइल का सामना रहा है। जबकि आप देखें दूसरी तरफ उन्होंने अपने जो पेस बॉलर्स हैं उन पे ज़्यादा रिलाई किया है। अगर हम इसी कंडीशंस को देखें, सामने रखें, वो श्रीलंका के साथ, वेस्ट इंडीज़ फास्ट बॉलर के साथ उन्होंने टेस्ट मैच जीता है, तो हमें चाहिए था कि बजाय कि एक बंदे को डेब्यू कराने के हम फास्ट बॉलर को डेब्यू कराते। और क्योंकि हमारे यहाँ पे टेस्ट भी 2 हैं तो हमें यहाँ पे ज़्यादा टेस्ट करने का टाइम भी नहीं मिलेगा। और दूसरी हमें जो सबसे अलार्मिंग बात है, जो हम इससे पहले भी बात करते थे, हमारा अभी कोई भी बॉलर जो है वो 140 क्लिक टच नहीं कर रहा।
जबकि अगर आप दूसरी तरफ देखें तो उनके जो बॉलर्स हैं वो काफी डिसिप्लिन बॉलिंग कर रहे हैं, लाइन लेंथ उनकी बहुत अच्छी है। अगर आप देखें उन्होंने आते साथ ही जो बाबर पे जैसे वो होमवर्क करके आए हुए थे, इसी तरह शान मसूद, इमाम उल हक या अजान अवैस को अगर आप देखें, उन्होंने कैसे प्री प्लान्ड उन्होंने एक चीज को डिसाइड किया कि किसके क्या वीकनेसेस हैं। मतलब ये एक मैनेजमेंट का काम होता है कि वो हर बंदे को एक रोल असाइन करें और जो दूसरों की जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उस पे काम करके आए, जो हम हमेशा से बात करते हैं, जिसमें हम लैग भी करते हैं। और जो टीम सिलेक्शन है उस पे हमेशा से सवालिया निशान है। आप फास्ट ट्रैक पे जहां पे आपको पता है कि यहाँ पे स्पिन ट्रैक को इतना सपोर्ट नहीं मिलता, तो आपको अपनी मैक्सिमम जो बॉलिंग है वो फास्ट ट्रैक पे लानी चाहिए। अब अगर हम पहले 10 विकेट्स की बात भी करें तो आपके चारों के चारों तीनों जो हैं वो फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं, तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो विकेट किस तरह की है। अगर हम इसको कंपेयर भी करें कि उनके फास्ट बॉलिंग से उनकी फास्ट बॉलिंग बहुत बेहतर है। जो अभी आप बात भी कर रहे थे कि उन्होंने जो रन बनाए हैं, अगर उनका अगर आप रिसेंट पास्ट में ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें तो उन्होंने बहुत इंप्रूव किया है। वेस्ट इंडीज बाकी अगर आपको ओडीआई में इतना बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर नहीं आएगी, पर वो टेस्ट क्रिकेट में बहुत बेहतर परफॉर्म करते हैं। इसकी मिसाल भी है, उन्होंने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को उनके होम ग्राउंड में हराया हुआ है। इसी तरह वो बड़ी टीमों को हरा के आए हुए हैं। जबकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें तो हम पिछले कोई 10 जो टेस्ट मैचेस हैं उसमें से सिर्फ 3 जीते हुए हैं। और जो हम जिस चीज में लैग भी करते हैं, जो आप बात भी कर रहे थे कि हम रन लीक करते हैं, तो वो इस वजह से करते हैं कि हम 3-4 आउट करके फिर ठंडे हो जाते हैं कि यार अभी टीम जो है वो मैच कंट्रोल में हो गया है। और जबकि वो आपको याद भी होगा कि आकिब जावेद और जो शान मसूद थे वो बात भी करते थे कि हम इसको विनिंग मोमेंटम में लेके आ जाते हैं पर हम इसको फिनिश नहीं करते। तो यहाँ भी यही मामला हमने देखा है कि शुरू में अच्छी अर्ली विकेट्स लेके भी हम उसको फिनिश बेहतर नहीं करते। उनके जो टेल एंडर हैं वो अच्छे खेलते हैं। अगर हम बात करें शिमार जोसेफ, वो जब आए भी तो बड़ा एग्रेसिव खेले और वो बड़े उन्होंने शॉर्ट फॉर्मेट में बड़े तेजी से रन किए। अब क्रिकेट चेंज हो गई है, अब आप विकेट पे स्टे करके बॉलें पीने से आप टेस्ट नहीं जीतेंगे, अब आपको रन बनाने पड़ेंगे। तो जो कि अच्छा एक पॉजिटिव साइन ये है कि शान मसूद और इमामुल हक ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है, उन्होंने रन बनाए हैं और रन बनाने से ही मैच जीतेंगे, ना कि वहां पे खड़े होकर कुछ स्टाइल बनाने से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इरफान भाई, सर क्या लगता है शान मसूद की अगर हम बात करें, कप्तान नहीं थे तो इनकी परफॉर्मेंसेस इंडिविजुअल वो एतराफ़ भी कर चुके कि मेरी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी डैमेज हुई है, ठीक है। आप जैसे ही कप्तानी से हटे, वेरी नेक्स्ट टेस्ट मैच 88 रन की पहली इनिंग्स में वो इस वक्त रन बनाकर खड़े हुए। ये कप्तानी का प्रेशर वाकई इतना ज्यादा होता है और उसके बाद टोटली फ्री हो जाता है बंदा? देखिए ये टाइम्स होता तो जरूर है कि आप जब आपके ऊपर कप्तानी का बोझ नहीं होता तो आप कहीं ना कहीं रिलैक्स होते हैं, बर्डन आपसे कम होता है, ये तो एक नेचुरल सी चीज है। और कुछ लोग वैसे भी होते हैं जिनको शायद कप्तानी अगर हटाई जाए, जैसे बाबर आजम है तो उनका एज ए कैप्टन रिकॉर्ड ज्यादा बेहतर है। जब वो कप्तान नहीं थे तो उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं दिखा। तो ये भी कई दफा वेरी टू वेरी करता है, कुछ स्पेसिफिक हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, बट 90% हमने यही देखा है कि जब आपकी कप्तानी नहीं होती तो आप रिलैक्स कर जाते हैं, आपके ऊपर वो बर्डन नहीं होता, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी एक चीज पे ही समहाउ चलता है। तो ये हमने कई दफा ये देखा है इस चीज को। तो मेरा ख्याल है कि ये शान मसूद के लिए भी बेहतर है, पाकिस्तान टीम के लिए भी अच्छा है कि अगर वो फॉर्म में आए हैं, क्योंकि नंबर 3 का बैटर और 4 का सबसे वाइटल बॉलर होता है ये, तो वो सबसे अच्छा इम्पैक्ट रखते हैं। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को ये हेल्पफुल हो सकता है। अब आगा को आपने देखा होगा कि थोड़ा सा चेंज किया रोल का, कि आगा को उन्होंने रिजवान के ऊपर भेजा है, जो कि अगर आप पास में देखें तो रिजवान पहले आते थे, आगा बाद में आते थे। तो ये मेरा ख्याल है ये वाइज डिसीजन है, नोइंग दैट कि आपके जो पहले अब साउथ शकील भी नहीं है। और अभी इस पर भी वैसे थोड़ी डिबेट कर सकते हैं हम कि साउथ शकील को जो है रिटेन किया गया और अब्दुल्ला शफीक को किया गया। अब ओबियसली मेरा मानना तो ये है कि अब्दुल्ला शफीक आपकी टीम का पहले मेंबर थे और जब उनकी फॉर्म नहीं थी और ड्रॉप किए गए, अभी डोमेस्टिक के अंदर भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि वो किस तरह आ गए, डाटे के ऊपर नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे सिलेक्टर ने खुद ही एक माइंडसेट बताया कि जी अब जो सिलेक्शन है वो डाटा पे होगी। तो अब जो कुछ लोग हैं, कुछ जर्नलिस्ट भी हैं, वो सिर्फ इसमें से ढूंढते हैं कि किस तरह हमें कोई बात मिले। तो वो बोर्ड की कही हुई बात या जो साहब की कही हुई बात वो आगे ले आते हैं और उसमें बात करते हैं। बट मेरा ख्याल है कि वो सिलेक्शन ऑन मेरिट है, वो ठीक है और शायद पाकिस्तान के लिहाज से ये एक बेहतर डिसीजन है कि साउथ शकील और दूसरे जो अब्दुल्ला शफीक है वो पार्ट है टीम का।